आखिरकार एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन ने चखा ही दिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनका अपना स्वाद। आई मीन कहते हैं ना, टेस्ट योर ओन मेडिसिन। सिमिलर चीज यूरोपियन यूनियन, क्या मैं बोलूं, पूरे नाटो ने मिलकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चखा दिया। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा बौखलाहट में आ गए हैं, उनको लग रहा है कि अरे नाटो क्यों नहीं आ रहा है सामने, क्यों नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरीके से मतलब फ्री कराने में हेल्प कर रहा है। पर नाटो ने बताया कि देखो, मेरे अंदर है मेल ईगो और मैं उसी हिसाब से चलूंगा। मेरा मेल ईगो बहुत फ्रेजाइल है। तुमने मुझसे पूछा वॉर करने से पहले? नहीं। तुमने मुझसे कुछ कहा कि ऐसे कुछ डिसीजंस लेने हैं, ईरान पे हम अटैक करना चाह रहे हैं, ईरान में ये इश्यूज है, ये वो, तुमने कुछ डिस्कस नहीं किया। तुमने दिन दहाड़े एक दिन तुम्हारा मन आया, तुमने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिए, और अब जब तुम पे चीजें खुद में भारी पड़ गई है तो तुम मेरे पास हेल्प के लिए आ गए हो। नाटो का सिंपल यही रिएक्शन है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि नाटो ने इस पूरे टाइम में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतने बार बोल दिया नाटो के एलाइज से कि प्लीज आप अपनी वॉरशिप्स को लाइए, वहां पे टैंकर्स को बचाते हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर है, हम अपना दबदबा दिखाते हैं ताकि ईरान थोड़ा डरे। पर नाटो बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है। देखिए, एक तरीके से नाटो की भी गलती है यहाँ पे। नाटो एक ऐसा संगठन है जो 1949 के आसपास बनाया गया था, और उसका मतलब क्या है कि अगर एक पे वार तो सब पे वार, ये उसका प्राइम मोटो है। पर यहां पर नाटो ने यूएस को कंप्लीटली छोड़ दिया है। माना कि डोनाल्ड ट्रंप है नहीं उस लायक क्योंकि हेल्प की जा सके, पर उसके बावजूद भी यूएस सबसे ज्यादा पैसा लगाता है नाटो के अंदर, उसके बावजूद भी यूएस को कोई हेल्प नहीं मिल रही है। ये सारी कंट्रीज बैक ऑफ कर चुकी हैं। हालांकि इन सब में से 7 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस, की सारी कंट्रीज तो फिर भी एक ट्रीटी साइन कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जहां पे वो ईरान के खिलाफ बात करेंगी। पर उसके बावजूद भी फिनलैंड और इतनी ढेर सारी कंट्रीज है जो नाटो के अंदर आती हैं, उन सब ने अपना पल्ला झाड़ लिया। भैया कह रहे तुम्हारी वॉर है, तुम देखो, मैं तो बिल्कुल भी इसके अंदर एंटर नहीं करने वाला हूं। पर ये जो सब चीजें ये क्यों हो रही हैं? एक्चुअल में इनको प्रॉब्लम ये हुई कि वॉर तो हो गया, पर इसके अंदर इतने सैनिक मारे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूएस के सैनिक नहीं मारे जा रहे? यूएस के पैसे नहीं लग रहे? नाटो उस फ्रेजाइल स्टेट पर है कि उनकी एक जगह ऑलरेडी वॉर चल रही है। नाटो ने अच्छा खासा पैसा रशिया और यूक्रेन के वॉर में लगा दिया, राइट? और अभी तक उस वॉर का कोई खात्मा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वॉर 3 साल से ऊपर हो गया, चली जा रही है, चली जा रही है। अब यहां पर नाटो को यही डर लग रहा है कि अगर हमने इस वॉर में भी आने की कोशिश की, पहली चीज कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरह साबित होगी। दूसरी चीज, अगर हमने वॉर में फंडिंग शुरू कर दी तो ये वॉर कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक फंडिंग एक कंट्री को मिलती रहती है वो वॉर चलेगी ही चलेगी। और आपको क्या लगता है कि ईरान अकेला इस वॉर में लड़ रहा है? ईरान के पास इतने ढेर सारे 2000 किलोमीटर से ऊपर के जो मिसाइल्स आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं? रशिया और चाइना भी इस पूरे चीज के अंदर हेल्प कर रहा है। माना कि चाइना के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वो फॉरमोस्ट तरीके से सामने नहीं आ रहा है, पर एटलीस्ट पीछे से तो हेल्प कर रहा है। यूरोपियन यूनियन और नाटो के पूरे संगठन और एलाइज तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। देखिए, यूएस के पास पूरी पावर है, यूएस के पास बेस्ट मिलिट्री सोर्सेज हैं, बेस्ट वेपन है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी यूएस को हेल्प मांगने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यूएस अकेले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छुटकारा नहीं दिला पा रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया या अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया, तब ईरान और भी रिबेलियन मोड में आ जाएगा, जिससे सबका बहुत बड़ा लॉस है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस पार और इस पार, देखिए ये बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, राइट? अब इधर इधर ये दोनों तटों पे शिप्स हैं। अगर ईरान ने बॉम्बार्डमेंट्स करना भी शुरू कर दिया ना इन सब जगहों पे, तो इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आप गैसेस का तो लॉस होगा ही, पेट्रोलियम का तो लॉस होगा ही, पर उस पूरे ओशन का जो लॉस होगा वो अपनी जगह है। उधर वहां पे जो समुद्री जिसे कहते हैं ना पायरेट, समुद्री जो घुसपैठी होते हैं, उनका आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। ये सब बहुत रेलेवेंट इशू है, जहां पे ईरान ने ना यूएस की एकदम कहते हैं ना कि गला दबा के रखा हुआ है कि तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हें यहां से एक तरीके से कंट्रोल कर लूंगा। अब यूएस चाहते हैं कि इसमें नाटो का समर्थन मिले और सब कुछ मिले, पर नाटो ने बिल्कुल भी फुटेज नहीं दी। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे ही चलता रहा और नाटो ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया, तो ये वॉर या तो बहुत भयावह हो जाएगी, या तो यूएस बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के सामने पर्ल ऑफ हार्बर का जिक्र किया था, जिस तरीके से वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग को बहुत ही नॉर्मली और कैजुअल वे में लिया था, जिस तरीके से वो सब कुछ डिनोट कर रहे थे, उससे आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक नीचे जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप
पता कर पा रहे हैं तो आप बहुत गलत हैं। ये वॉर किसने देखी नहीं थी, ना ही सोचा था कि ये वॉर इतने दूर जाएगी, ठीक है? तो ये सब कुछ स्टार्ट हो सकता है। हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूएन की। यूएन ही वो ऐसी संगठन है जो इन सब चीज़ों को पीस फैला सकती है। हालाँकि यूएन ने इतने सालों में कुछ ढंग का अलग सा कुछ किया नहीं है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अलावा, पर उसके बावजूद भी क्या पता अगर यूएन अपनी दखल-अंदाज़ी करे तो लोग सुने, क्योंकि पूरा का पूरा जो तरीका है वो तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रहा है। आप देखिए ना, सोवियत यूनियन एक साथ जा रहा है, कैपिटलिस्ट कंट्री एक साथ जा रही है, फिर यहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री में भी आधे लोग यूएस की हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज ऑलरेडी क्रिएट होते जा रहे हैं। अब देखिए इंडिया के ऊपर भी ना एक तरीके से खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े एलाइज ही अब यूरोपियन यूनियन हो चुके हैं, यूएस हो चुका है, इजराइल हो चुका है, यूएई हो चुका है। ये सब लोग जो ईरान के ओपोनेंट टीम पर हैं, ये सारे बहुत अच्छे एलाइज हैं इंडिया के। अब यहाँ पे इंडिया अपने अपने सुनहरे मदर ऑफ ऑल डील्स की तरफ बढ़ ही रहा था, तब तक वॉर आ गई। अभी हमारे पास कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आए थे और वो बात कर रहे थे कि कैसे इंडिया में हम गैस पाइपलाइंस डाल सकते हैं, इंडिया को और विकसित भारत की तरफ ले जा सकते हैं, तब तक वॉर आ गई। तो यहाँ पर इंडिया के ऊपर दिक्कत ये आ रही है कि अगर इन सब लोगों ने, अभी तो नाटो कोई स्टैंड नहीं ले रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नाटो ने सोच लिया एक बार के लिए भी कि अब हम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहे हैं और हम इस वॉर में अगेंस्ट है ईरान के, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि इंडिया फिर कौन से साइड चुनेगा? क्योंकि देखिए इंडिया के एलाइज में आप रशिया को काउंट कर लीजिए, दूसरी ओर इंडिया के बहुत अच्छे एलाइज में आप इजराइल को काउंट कर लीजिए। अब ये दोनों ओपोनेंट टीम में है। इंडिया ने जो अपना मल्टीपोलरिज्म का पूरा जाल मतलब बिछाया था, उसमें इंडिया खुद भी गिर सकता है, ये बात तो तय है। वही कहते हैं ना कि आप जब बहुत ढेर सारे नाव में सवार होते हो तब फिर आपका डूबना तय होता है, तो यहाँ पे डूबने वाली कंडीशन आ सकती है। पर खैर एस जयशंकर ने बहुत डिप्लोमेटिकली सब कुछ संभाल के रखा है, एंड वी रियली होप कि इससे आगे पूरी सिचुएशन एस्केलेट नहीं हो। पर अगर आप उसको भी साइड कर दोगे तो इंडिया को एक साइड लेना पड़ेगा। अब बात यहां पर ये आएगी कि इंडिया रशिया का साइड नहीं ले सकता है, क्योंकि रशिया तो खुद घायल है। जब उसका दोस्ती इतना घायल है तो वो वहां नहीं जा सकता, उसको टर्न अराउंड करके इसराइल के पास ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसराइल और यूरोपियन यूनियन ही इंडिया का इस टाइम पे साथ दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया इंडिया के अंदर, तो अब यूरोप बैक ऑफ नहीं कर सकता है। आई मीन आप समझ रहे हो, यूरोप की पूरी 45 मिलियन का जो पूरा पॉपुलेशन है, उन सबका ऑलमोस्ट रोजगार बहुत तरीके से अब इंडिया पे डिपेंडेंट हो गया। उन लोगों ने बहुत डील साइन कर ली है एशिया के साथ, तो यहां पर वो बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं, राइट? अब देखना बहुत ज्यादा इंडिया भी ऐसे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है, पर ये है कि हमारे पास एलाइज है, पर हमें डिसीजन लेना है कि हम एक्चुअल में जाना कहाँ है। क्योंकि रशिया ने हर एक कदम पे इंडिया का साथ दिया है, चाहे वो वेपन से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो क्रूड ऑयल से हो। अब इस पूरे सिचुएशन में क्या स्टैंड लेगी इंडिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर नाटो ने तो अपना बिल्कुल भी संघर्ष नहीं दिखाया है, और यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि नाटो अब टूट सकता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा आ गया है कि उनको लग रहा है कि ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। यूएस जब आज वॉर में है तो नाटो संगठन आ ही नहीं रहे मेरे पास। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कमला हैरिस, जो बिडेन, ओबामा, कोई भी होता ना तो पक्का नाटो सामने आती। शायद ये वॉर की सिचुएशन भी नहीं आती, पर अगर आ जाती तो नाटो सामने आती। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमेज इतनी खराब कर दी है कि पूरे यूएसए को नाटो में सबसे ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। आप समझ रहे हैं व्यवहारिकता कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना मैटर करता है। अगर आप तानाशाह की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया के किंग अशोका भी है। उन्होंने इतना साम्राज्य लेने की कोशिश की, उसके बाद भी उनको पीस अटेनमेंट नहीं हुई। और सिमिलर वे में भी डोनाल्ड ट्रंप इतना सब कुछ करना चाह रहे हैं, पर ना उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना वो उनको कोई पीस मिल रहा है, और अपने जाल में भुनते जा रहे हैं। और अगर नाटो बाय एनी चांस इस बार एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई, तो बहुत ही ज्यादा ब्रिक्स का राइज होना शुरू हो जाएगा। ब्रिक्स की जो संगठन है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब लोग और पावरफुल होते जाएंगे, और इससे क्या होगा कि डॉलर की सुप्रीमेसी और नीचे चली जाती जाएगी। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से हमारी शय है, एक तरीके से हमारी मात है। तो बोलना बहुत मुश्किल है। वॉर बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है, उस पर कोई भी एनालिसिस आप बस करंट सिनेरियो पे कर सकते हैं, पर बहुत दूर का भी आप कुछ समझा नहीं सकते और समझ नहीं सकते। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।